बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमें मिला है, हम मुसलमानों को मिला है। तो जो हमें सीधा लाभ दे रहा है, जो हमारे विकास के बारे में सोच रहा है, हम मुसलमान भी उनके साथ डट के खड़े होंगे, क्योंकि मुसलमान पूरे ईमान वाली कौम है और मुसलमानों के साथ जो एक कदम चलता है, मुसलमान उसके साथ 10 कदम चलता है। और ये आज का मुसलमान है, वो जानता है कि विकास के रास्ते पर उनको ले जाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उनको लगातार गुमराह करने वाली पार्टी वो समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो उसमें 100 दिनों का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। आखिर क्या है डिपार्टमेंट्स में वो पूरे 100 दिन। हम बात कर रहे हैं अलग अलग मिनिस्टर से और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी। दानिश आजाद अंसारी जो बहुत कम ही उम्र में राजनीति के ऊंचे शिखर पर पहुंचे और आज अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बेहतरीन काम करके आगे बढ़ रहे हैं। आखिर क्या रहा है उनका 100 दिन का एजेंडा और किस तरीके से उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखा है, उनसे खुद बात करेंगे। दानिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पे। साफ 100 दिन पूरे हुए दूसरे कार्यकाल के, योगी सरकार के दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और आपका भी कार्यकाल शुरू हुआ। इस पहले तो ये बताइए कि इस कार्यकाल के बारे में क्या कहें जो आपको नेतृत्व दिया गया, इस पूरी जिम्मेदारी जो आपको सौंपी गई, एक विभाग दिया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी, इकलौता एक मुस्लिम चेहरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इस युवा कार्यकर्ता को ये अवसर दिया है, ये दायित्व दिया है कि हम भी समाज की सेवा अपने दायित्व के माध्यम से करें। और निश्चित तौर पे तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं खास तौर पे अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और तमाम कार्यकर्ता उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि एक कार्यकर्ता पे भरोसा करके जो उन्होंने एक विश्वास जताया है, हम तमाम कार्यकर्ता धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर ऐसे ही पार्टी के लिए, समाज के लिए काम करके समाज को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। दानिश जी, आप पहले मुस्लिम मंत्री हैं, कह सकते हैं इससे पहले मोहसिन आजादी थे और जिनको रिप्लेस किया गया, आपको लाया गया एक तरीके से। अब आपका जो 100 दिन का एजेंडा था उसमें क्या आपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत महत्वपूर्ण एक विभाग है अल्पसंख्यक कल्याण का, किस तरीके की योजनाएं थी 100 दिन में और क्या आपने उसको अमली जामा पहनाया? देखिए, जब से योगी 2.0 हमारी सरकार आई, फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन हमने शपथ लिया, सेम डे शाम को हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग ली और जब पहले दिन से ही उन्होंने हम सबको ये स्पष्ट कह दिया और ये सबको स्पष्ट कर दिया कि हमको धरातल पर रह के, आम जनमानस में रह के जनता के विकास, जनता के तरक्की, जनता की खुशहाली के लिए काम करना है। और पहले हफ्ते में ही जो उन्होंने सारे, आप सब जानते हो कि सारे मंत्रिमंडल की बैठक लेके हमको 100 दिन का सभी डिपार्टमेंट्स को एजेंडा दिया और जिस तरीके से अभी जो आज 100 दिन पूरे हुए, इस 100 दिन में भी हर टाइम उन्होंने रिपोर्टिंग ली कि अभी ग्रोथ कैसा चल रहा है। डिपार्टमेंट ने जो 100 दिन का एजेंडा तय किया, डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर रहा है, 100 दिन का एजेंडा टाइम पे पूरा हो, ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर स्टेप पे हमारे साथ एक टीम लीडर की तरह, एक अभिभावक की तरह, एक गार्जियन की तरह उन्होंने हर स्टेप पे हमको सिखाया, हमें बढ़ाने का काम किया और हमें ये प्रेरित किया कि अपने डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, अपने ऊर्जा के माध्यम से, अपने सेवा भाव के माध्यम से हम समाज के उत्थान के लिए काम करें। और 100 दिन में जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो एजेंडा था कि जो हमारा मदरसा शिक्षा है, हमने योगी जब पहला सीजन था 2017 से 22 के बीच में, हमने मदरसा शिक्षा को आधुनिक करने का काम किया। एक तरफ जहां आज मदरसे का बच्चा बेसिक एजुकेशन लेता है, दीनी तालीम हासिल करता है, दूसरी तरफ वो आधुनिक शिक्षा भी हासिल करके साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर की शिक्षा भी लेके वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। इस क्रम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए योगी 2.0 में हमने मदरसा का जो पाठ्यक्रम है उसको एक
ऐप के माध्यम से डेवलप करने का काम किया। मदरसा ई लर्निंग ऐप, जिसको मेला ऐप भी कह रहे हैं हम लोग, मदरसा ई लर्निंग ऐप को हमने 100 दिन में टारगेट रखा था कि हम इस ऐप को डेवलप करेंगे, ताकि जो मदरसे का बच्चा है, जो वो पढ़ता है मदरसे में, वही पढ़ाई उसके अगर मोबाइल पे आ जाएगी तो उसके लिए और सुलभता होगी, उसके एजुकेशन में और उसको बढ़ावा मिलेगा, उसको और सहूलियत होगी, ताकि वो अच्छी शिक्षा हासिल कर पाए। और बहुत खुशी की बात है, आपके चैनल के माध्यम से आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम सब ने आज 100 दिन के भीतर ही उस मदरसा ई लर्निंग ऐप को आज हमने लॉन्च कर दिया, पूरी तरीके से डेवलप करके। उस मदरसा ई लर्निंग ऐप के माध्यम से हमारे मदरसे का छात्र, जो डिजिटल इंडिया आज हो रहा है, जो समाज तेजी से आधुनिक डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, उस समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे मदरसे का छात्र भी चलेगा। और जो हमारे मोदी जी का सपना है कि मदरसे के छात्रों के एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी हो, तो आज हमने उनके सपने को आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से उस सपने को भी पूरा किया है। और आज उस ऐप के माध्यम से हमने जब ऐप लॉन्च किया, पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसा के स्टूडेंट्स का फोन आया, यंग मुस्लिम यूथ्स का फोन आ रहा है मुझे, लगातार सब कोई ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया के माध्यम से सब कोई बधाई दे रहे हैं। और सबको ये खुशी है कि जो सही मायनों में विकास, जो शिक्षा का विकास अगर होना चाहिए था, वो इस सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में हो रहा है। और योगी जी के मार्गदर्शन से आज हमने उस ऐप को लॉन्च किया और उस ऐप में मदरसा पाठ्यक्रम के साथ साथ पूरे पीडीएफ फॉर्मेट में मदरसा पाठ्यक्रम मौजूद है। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी होंगी और आने वाले दिनों में हम इसको और इम्प्रूव कैसे करें, इन चीजों पर हम ध्यान देंगे कि हम उसमें करियर काउंसलिंग के भी प्रोस्पेक्ट्स डालें, हम उसमें अन्य जानकारी भी डालें, जिससे कि मदरसा के छात्रों को मदद मिले। उस ऐप के माध्यम से वो सीधे कनेक्टेड हो, सीधे एजुकेटेड हो, वो ग्रोथ करे और उनका एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जो कि हमारा मकसद है कि हम मदरसा छात्रों को एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो और वो समाज के मुख्य धारा में आ पाए। एक अच्छा एजुकेशन देना हमारी प्राथमिकता है, पारदर्शी एजुकेशन हमारा एजेंडा है और उस एजेंडे पे हम पूरी गंभीरता से, जब से हमारी सरकार आई है, उस पे काम कर रहे हैं। फिर बीते दिनों आप देखिए, जो हमारे मदरसे का जो एग्जाम हुआ, पूरी पारदर्शी तरीके से हमने अपने मदरसे का एग्जाम कराया। हर एग्जाम सेंटर्स पे हमारे सीसीटीवी कैमरा लगे थे। हमारे मदरसा के बच्चे, उन्होंने पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दिया और एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स अब मदरसा से निकल रहे हैं। और जब गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी जिनका डेवलप रहेगा, जो इम्प्रूव्ड होंगे, जो टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, तो निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज के ग्रोथ के लिए काम करेंगे, हमारे कौम का नाम ये रोशन करेंगे। और जो शिक्षा के माध्यम से हमारे कौम के ग्रोथ के लिए काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश का और हमारे देश का ये नाम रोशन करेंगे। तो योगी जी के सामने जो आपने प्राथमिकता रखी थी, तो उसमें क्या मदरसा शिक्षा के साथ साथ और क्या ऐसी प्राथमिकता थी जो आपको लगता था कि ये मुझे 100 दिनों में पूरी करनी है? जैसे हमने अपने काम को अलग अलग सेक्टर्स में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डिवाइड किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें गाइड किया कि पहले हम 100 दिन का एजेंडा बनाए, 6 महीने का एजेंडा बनाए, 1 साल, 2 साल और 5 साल का एजेंडा बनाए, जिससे कि हम फोकस्ड काम कर पाएंगे। अगर हम फोकस काम करेंगे तभी हमारा पूरा डिपार्टमेंट एक इफेक्टिव वे में काम करेगा। और उन माननीय मुख्यमंत्री जी के ही ये मार्गदर्शन है कि हमने आज 100 दिन के भीतर जो टारगेट हमारा था उसको हमने पूरा किया है। आज ऐप लॉन्च किया है और अब नेक्स्ट जो अगला छमाही हमारा जो टारगेट है, उसमें हमारा ये टारगेट है कि हम अपने मदरसा छात्रों के अंदर जो देशभक्ति के भाव है उसको और बल कैसे दें। वो हम एक अपने जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो हमारे देश के वीर शहीद हैं, जिनके वजह से आज हमारा भारत देश महान कहा जाता है, हम उनके बारे में भी मदरसा शिक्षा में पढ़ाएंगे अपने छात्रों को, ताकि वो भी हमारे जिस वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली, जिनकी शहादत से आज हम सर गर्व से ऊंचा करके हमारा भारत देश महान कहते हैं, उनके बारे में भी हम उनको पढ़ाएंगे और उनके अंदर की जो देशभक्ति की भावना है उसको और जागृत करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं उनके इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए भी हम ठोस काम करने जा रहे हैं। आप देखिए, किसी भी समाज का विकास
एक अच्छे इंफ्रा पे डिपेंड करता है। एक अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो निश्चित तौर पे वो समाज ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। आज प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब उत्तर प्रदेश की 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से डेवलपमेंट कराने जा रहा है। बीते समय में हमने लगातार डेवलपमेंट कराए हैं। पहले 47 जिले हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। अब माननीय मोदी जी ने, हमारे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से अब उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिले में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हम डेवलपमेंट कराने का काम करेंगे। और वो डेवलपमेंट एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कि जहां अल्पसंख्यक बाहुल जो क्षेत्र है वहां में जो बेसिक वहां की रिक्वायरमेंट्स है, वहां के पेयजल से लेके और वहां के स्कूल और हेल्थ फैसिलिटी तक, वो सारी डेवलपमेंट का काम हम करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के में आईटीआई पॉलिटेक्निक के माध्यम से उनको हुनरमंद बनाना हो, चाहे वहां स्कूल ये हॉस्पिटल्स बना के वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम हो, चाहे वहां स्टेडियम या स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करके वहां के छात्रों को स्पोर्ट्स में इंकरेज करने का काम हो, या वहां पे इंटरमीडिएट या डिग्री कॉलेज बना के वहां के छात्रों को एजुकेट करने का काम हो। हर सेक्टर में हम इंफ्रा डेवलप करेंगे ताकि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो हमने प्रतिज्ञा ली है, जो हमने अपने आप जनता से वादा किया है, उस प्रतिज्ञा को, उस वादे को हम पूरा करेंगे। अगले आगामी 6 महीने में हम सबसे पहले तो अपने सेनानियों के बारे में पढ़ाएंगे और फिर इंफ्रा डेवलपमेंट की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे तेजी से। आपने लगातार मदरसों की बात की, लगातार आप शिक्षा की, उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, डिजिटाइल की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि मदरसे में दीनी शिक्षा भी दी जाती है, मदरसे को हाईटेक भी किया जा रहा है, ऐसे में अभी आपने कुछ समय देखा होगा कि ये भी आरोप लगा था कि मदरसों को जो उनको आगे बढ़ने के लिए रोका जा रहा है, यानी कि कई ऐसे मदरसे जिनको मान्यता नहीं दी गई, कई ऐसे मदरसे जो पाइपलाइन में थे, उसके बावजूद सरकार ने उतने ही 518 ये 558 ही मदरसों को आगे नहीं बढ़ाया उसके अलावा। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार उन्हीं मदरसों को रोका है और अब आगे और नहीं बढ़ा रही? पिछली सरकारें ये करती आई हैं, आगे बढ़ाने की व्यवस्था है और मदरसे खोलती आई हैं। देखिए, हमारा फोकस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन हमारा फोकस नहीं है। हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करें अपने समाज में, ये हमारा प्राइमरी फोकस है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 558 एडेड मदरसे हैं और इसके अलावा आधुनिकरण के मदरसे हैं। इसके अलावा हमारे पास मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड मदरसे हैं। एक बड़ा इंफ्रा हमारे पास, करीब 16,000 मदरसों का एक बड़ा इंफ्रा हमारे उत्तर प्रदेश में है और हमारे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अगर हम डिवाइड करें 16,000 इंटू 75 तो हमारे पास हर जिले में सैकड़ों मदरसे हैं जहां पठन पाठन का काम बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। हमारा फोकस है कि हम जो ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रा मौजूद है उसमें अच्छी फैसिलिटीज दें ताकि वहां के बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले और एक अच्छा आउटपुट वहां से हम निकाल पाएं, एक अच्छे क्वालिटी ऑफ हमारे स्टूडेंट्स वहां से निकले जिससे कि वो समाज में आगे बढ़ पाएं। और विपक्ष का क्या दिक्कत है कि विपक्ष कभी भी हमारे समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। खासतौर पे समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारे लोगों को ठगा है, हमें एक वोट बैंक की तरह समझा है और हमारे ठोस विकास के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया है। आज जब योगी सरकार में हमारे माइनॉरिटीज के लिए, हमारे मुस्लिम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जब ठोस काम हो रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। निश्चित तौर पे वो हमारा विकास उनको नहीं भा रहा है, लेकिन ये आज की योगी सरकार है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सबका साथ सबके विकास पे कार्य करती है। और इसी कार्य के तहत हमने लगातार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए काम किया है और वो काम आज ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। आज आप देखिए कि हमने जो मेला ऐप, मदरसा ई लर्निंग ऐप, इसके साथ साथ हमने पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। हमने उत्तर प्रदेश के करीब आज 40 छात्रों के प्रोत्साहन के लिए उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए हैं जिन्होंने मदरसा के एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने 51,000 रुपए भी उन छात्रों को दिए हैं जिन्होंने मदरसा के एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है।
इसके साथ साथ हमने उन्हें टैबलेट फोन आज दिया है। किस सरकार ने उन्हें टैबलेट फोन दिया था? आज ये योगी सरकार है जो उनके हाथ में विकास दे रही है, जो उनको खुद इतना मजबूत बना रही है कि आज हमारा मुस्लिम युवा खुद इतना कैपेबल होगा कि वो शिक्षित होगा, समाज में आगे जाएगा और खुद अपने लिए नए रास्ते खुद भी बनाएगा और समाज को भी नए रास्ते दिखाएगा। तो ये आज का मुस्लिम युवा है, ये आज का मुस्लिम है, ये आज का अल्पसंख्यक है। वो जानता है कि उनके लिए सही मायनों में कोई विकास कर रहे हैं तो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार कर रही है और हम ग्राउंड लेवल पर ठोस काम करते आ रहे हैं और इसी साफ नियत के साथ हम आगे भी काम करते रहेंगे। दानिश जी, माना यह जाता है जब चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक हैं यानी जो माइनॉरिटीज हैं वो उनकी तरफ झुकाव ज्यादा रहता है। बीजेपी को कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज से थोड़ा सा अलगाव देखा जाता है। ऐसे में आपको नहीं लगता है, चूंकि चाहे विधानसभा चुनाव हो, माइनॉरिटीज ने खुल के वोट किया, बीजेपी को उतना नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि अभी बहुत जरूरत है माइनॉरिटीज को अपनी तरफ लाने की, बीजेपी की तरफ लाने की? क्योंकि जो सोच है वो कैसे आप चेंज करेंगे, कैसे लाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन अब आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये आज का जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, इन्होंने उनके भ्रमजाल को अब तोड़ दिया। आज आप देखिए तेजी से अल्पसंख्यक समाज का और खासतौर पे हमारे अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज का झुकाव और विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। हर चुनाव में वजह है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिना भेदभाव के हमने डेवलपमेंट किया है। आप देखिए कोविड काल में जो हमने निःशुल्क राशन वितरण हुआ, उसका बड़ी संख्या में सीधा लाभ बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला। आज भी उनको निःशुल्क राशन मिल रहा है, लगातार 2 सालों से मिल रहा है। उन्होंने कहीं भी एक भी उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई जहां किसी ने ये कहा हो कि मैं किसी जाति धर्म का हूं इसलिए मुझे राशन की योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे आयुष्मान योजना, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमें मिला है, हम मुसलमानों को मिला है। तो जो हमें सीधा लाभ दे रहा है, जो हमारे विकास के बारे में सोच रहा है, हम मुसलमान भी उनके साथ डट के खड़े होंगे, क्योंकि मुसलमान पूरे ईमान वाली कौम है और मुसलमानों के साथ जो एक कदम चलता है, मुसलमान उसके साथ 10 कदम चलता है। और ये आज का मुसलमान है, वो जानता है कि विकास के रास्ते पर उनको ले जाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उनको लगातार गुमराह करने वाली पार्टी वो समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी थी। अभी इधर जो मुद्दे आपने देखे, चाहे वो लाउड स्पीकर का मुद्दा हो, जुमे की नमाज को लेकर मुद्दा हो, ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे आए जिन पर कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सामने आना पड़ा लाउड स्पीकर उतारने को लेकर। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा बातचीत करके जो चीजें हुई हैं उसमें कहीं रोष है अल्पसंख्यकों में या माइनॉरिटीज में इसको लेकर? क्योंकि जिस तरीके का ये काम हुआ है वो बीजेपी सरकार में ही हुआ है, इससे पहले किसी सरकार में ऐसे काम नहीं हुए। देखिए, हर अच्छा और सकारात्मक काम आपको बीजेपी सरकार में ही दिखेगा। जो लाउडस्पीकर की आपने बात की, ये बहुत अच्छी आपने बात की। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था लाउडस्पीकर अननेसेसरी जो लगे उनको हटाने के लिए, हमारा मुस्लिम समाज वो आगे आया। उन्होंने खुद या तो अननेसेसरी लाउडस्पीकर हटा दिए या मानक के अनुसार उनका वॉल्यूम उस मानक के अनुसार कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश से हमने मीडिया से भी देखा, पर्सनली भी देखा, ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां मुस्लिम समाज खुद आगे बढ़ के उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये आज का अल्पसंख्यक समाज है, आज का मुस्लिम वर्ग है, ये अब तरक्की की बात सुनना और करना पसंद करता है। वो बहुत ठगा गया है। अब उसको एक ऐसा नेतृत्व मिला है हमारे मुख्यमंत्री जी के और हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में, जो उनके विकास के लिए सही मायनों में सोच रहा है और उन्हें पूरा विश्वास है हमारे मोदी जी पे, हमारे योगी जी पे। और जिस तरीके से हम सारी योजनाओं का लाभ ग्राउंड लेवल पे सबको बिना भेदभाव के दे रहे हैं, एक विश्वास उनके अंदर जगह है और उस विश्वास को हम और ग्राउंड लेवल पे उनके लिए और अच्छा और बेहतर करके इस विश्वास को और मजबूत करने का काम करेंगे। मदरसे की आप बात करते हैं, मदरसे में राष्ट्रीय गान को अनिवार्य किया गया, उसमें शिक्षा को और बेहतर करने के लिए टेस्ट कराए गए, यानी कि ऑनलाइन भी करने की शुरुआत की गई। आपको नहीं लगता कि ये मदरसे में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई, बहुत ज्यादा उसमें अनिवार्यता करने की कोशिश की गई, जबकि आज से पहले इतना नहीं हुआ? नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप देखिए, आप किसी भी मदरसे में आप जाके पूछ सकते हैं। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं,
आप किसी भी मदरसे में जाके पूछ सकते हैं, हमारे हर फैसले का स्वागत मुसलमानों ने किया, चाहे राष्ट्रगान का मसला हो, चाहे मदरसों को आधुनिकीकरण करने का मसला हो, चाहे एनसीईआरटी कोर्स लागू करने का मसला हो, चाहे मदरसा ई लर्निंग ऐप का मसला हो, चाहे मदरसा को डिजिटलाइज करने का मसला हो, चाहे मदरसा को और इम्प्रूव करने का मसला हो, हर मसले पे हमको मुस्लिम समाज का खुल के समर्थन मिला है, क्योंकि ये सारे काम हमारे मुस्लिम युवाओं के तरक्की के लिए है। आज जब मुस्लिम युवा समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है, उसे भी लग रहा है कि अब वो उसका एम्पावरमेंट हो रहा है, उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उनके एजुकेशन के लिए काम हो रहा है, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हो रहा है, तो उसके अंदर एक विश्वास आया है। और कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान भी हमारे इस डेवलपमेंट की बात से नाखुश नहीं है। सबने आगे बढ़ के हमारे सभी फैसलों का खुले दिल से स्वागत किया है, और वो सब और ये सारे सजेशंस आम मुसलमानों से ही आते हैं, और जो हम संवाद स्थापित करके उन सजेशंस पे डिस्कस करके उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो ये सारे जो फैसले होते हैं ये मुसलमान हमारे भाइयों, साथी और युवाओं के द्वारा बताए जाते हैं, और उन्हीं फैसलों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये आम जनमानस की सरकार है, ये जनता की बात सुन के उनके हित के लिए काम करने वाली सरकार है, ये संवाद स्थापित करके विकास को और तेजी से बढ़ाने वाली सरकार है। दानिश जी, आपने जिस तरीके से बताया है तो काफी ज्यादा बीजेपी सरकार काम कर रही है, आपका मंत्रालय काम कर रहा है, लेकिन माना यह जाता है कि बीजेपी में जो है वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिटी के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, और एक हिंदुत्व की पार्टी बीजेपी को माना जाता है ऐसे में। तो आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों का विकास कितने लेवल तक हो सकता है, किस स्टेज तक जा सकता है यहाँ पर? क्योंकि अन्य पार्टियां या अन्य दल हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि ये जो पार्टी है वो हमेशा धर्म की राजनीति करती है, धर्म की बातें करती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप कितने स्टेज तक आगे जा सकते हैं? देखिए, ये कहना एकदम गलत है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। अगर ऐसी बात होती तो आज एक साधारण परिवार से आने वाला, मैं एक बहुत साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति हूं, आज भी आप मेरे गांव जाएंगे तो बहुत छोटा सा मकान है मेरा। इस साधारण से परिवार से आने वाले एक साधारण से युवा को इतना बड़ा दायित्व तो नहीं मिलता अगर इस तरह की कोई भी बात सत्य होती। वाकई भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास की बात कहती भी है और प्रैक्टिकली विकास की बात करती भी है। हमने धरातल पे जो कहा है वो किया है। राष्ट्रवाद हमारा प्राइमरी एजेंडा है, और हम सबको मिलकर अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है। इस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। अपने राष्ट्र का नाम हमेशा उज्जवल करना है, इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अपने देश के लिए हमेशा काम करना है, अपने देश के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, अपने देश के भाईचारे के लिए हमको काम करना है। हम इस एजेंडे पे काम करते हैं, और कहीं भी कोई हमारे यहाँ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हम लगातार संवाद स्थापित करते हैं आम जनमानस में। तभी आप देखिए कि हर चुनाव में हमें लगातार आम जनमानस का विश्वास और आशीर्वाद मिल रहा है, तभी हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पा रहे हैं। और खास तौर पे ये है कि अब हम वो सीट भी जीतने लगे हैं जो कि जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। अभी जो उपचुनाव लोकसभा का हुआ, आप देखिए रामपुर हो या आजमगढ़ हो, दोनों जगह ऐसे समीकरण होते हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। तो अगर मुस्लिम समाज हमारे साथ नहीं खड़ा होता तो निश्चित तौर पर यह चुनाव हम नहीं जीतते। और इस चुनाव को जीतने का स्पष्ट ये मतलब है कि आज समाज का सभी वर्ग, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी भी मजहब को मानने वाला हो, वो सब आगे आकर विकास की पार्टी को, विकास की सरकार को उन्होंने चुन लिया है। और तभी हमने इन दोनों सीटों पे ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और ये सबके प्रयास से, सबके साथ से, सबके आशीर्वाद से ये जीत हमें हासिल हुई है। और हम इसी तरीके से सबके बीच में रह के विकास के लिए काम करते रहेंगे। 2024 आ रहा है, आपको लगता है बड़ी जिम्मेदारी है? एक तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी अपने विभाग को आगे ले जाने की, दूसरा माइनॉरिटीज को एकजुट करके 2024 के लिए तैयार भी करना। तो आपको नहीं लगता कि दानिश आजाद अंसारी का कितना बड़ा 2024 के लिए रोल होगा? देखिए, मैं लगातार अपने आम जनमानस के बीच में रह के, अपने अल्पसंख्यक समाज के बीच में रह के, अपने युवा साथियों के बीच में रह के अपने पार्टी का, अपने सरकार का विश्वास बढ़ाने का कार्य करूंगा। और जिस तरीके से हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं जनता के विकास के लिए, निश्चित तौर पे हमें सबका सहयोग मिल रहा है। और मैं सबके बीच में लगातार संवाद स्थापित करके पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ाऊंगा। और निश्चित तौर पर पूरी मेहनत करके हम
जो है चुनाव हमारा एजेंडा हालांकि नहीं है और हमारे काम की वजह से ही हमको हर चुनाव में सफलता मिल रही है, तो 24 के चुनाव भी हम चुनाव की तरह नहीं देख रहे हैं। हम तो लगातार विकास के काम कर रहे हैं, सेवा के काम कर रहे हैं। इस दौरान ही जो चुनाव आते हैं उस चुनाव में हमारे काम को देख के हम पे हमारे ऊपर विश्वास करके आम जनमानस हमें वोट देता है और हम फिर उत्साह और ऊर्जा से दुगनी गति से हम विकास के लिए कार्य करते रहते हैं। और तो मैं भी समाज के बीच में रह के ऐसे ही विकास के कार्य करता रहूंगा और पार्टी और सरकार का विश्वास बढ़ाने का काम करूंगा। अब 2024 की हमने बात की, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज की एक बड़ी जिम्मेदारी है आपको। अब आपको लगता है कि आपके पास क्या ऐसा आने वाले 6 महीने या साल की आपके पास अब पूरा 5 साल है, 6 महीने के बाद फिर आपका टास्क होगा। इन 5 सालों में कितना डेवलपमेंट आप कर पाएंगे माइनॉरिटीज का, अपने डिपार्टमेंट्स का, आपके क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई है अभी? देखिए, ऑल ओवर यूपी के जो हमारे 75 जिले हैं, हमने सभी जिलाधिकारियों से लगातार हम संवाद में हैं। हमने सभी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम माध्यम हो, चाहे मदरसा शिक्षा माध्यम हो, चाहे अल्पसंख्यक शिक्षा माध्यम हो, हमने उनको ये कहा है कि वो क्लस्टर्स डिवाइड करें। जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं उनके जनपद में ऐसे क्षेत्रों को स्पेशली चिन्हित करें और हम फोकस्ड उन क्षेत्र में विकास के कार्य करेंगे अगले 5 साल तक। तो हम ऐसे अगर ऑर्गेनाइज वे में एक चैनल के माध्यम से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम ग्राउंड लेवल तक पहुंच के डेवलपमेंट का काम करने में सफलतापूर्वक हम काम कर पाएंगे। और हम सभी अपने हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी तालमेल बैठा के, हमारे जो अधिकारीगण हैं उनसे भी तालमेल बैठा के, समाज के और भी जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी तालमेल बैठा के, सबके साथ मिलके अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे। और एक ऑर्गेनाइज वे में हम काम करेंगे, क्लस्टर्स बना के, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को चिन्हित करके, स्पेशली उन पे डेवलपमेंट का फोकस करके, तो निश्चित तौर पे सबको जो विकास की जो रेलगाड़ी है वो सब तक पहुंच पाएगी और विकास का जो हमारा एजेंडा है वो हम फुलफिल करेंगे। हमने इस बीच देखा कि कुछ, चाहे सहारनपुर का मामला हो, मुरादाबाद का मामला हो, कानपुर का मामला, प्रयागराज का, छिटपुट हिंसा सामने निकल कर आए। आपको लगता है कि समझाने की जरूरत है नौजवानों की कि नौजवान ही कुछ ऐसे आगे थे जिनको लेकर ये सब चीजें सामने आई हैं? तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी ऐसे यूथ्स के लिए, ऐसे माइनॉरिटीज के लिए, जो आप ऐसी हिंसा दोबारा ना हो या रोकने के लिए? देखिए, इसमें कोई स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत इजी गोइंग चलना चाहिए। हम जितना संवाद स्थापित करेंगे हम उतने ही सफल होंगे। हालांकि कई जगह कुछ हिंसक घटनाओं के लिए समाज के ही कुछ आपराधिक तत्व जैसे लोगों ने कुचक्र रचा, लेकिन हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने तुरंत ऐसी जगहों को चिन्हित किया, प्रशासन को अलर्ट किया, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और जो भी व्यक्ति ऐसे कृत्यों में दोषी था उन पे के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हुई। और हमने स्पष्ट संदेश दे दिया कि आज का उत्तर प्रदेश है, यहाँ अपराध का कोई जगह नहीं है, यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में रहना है तो अमन चैन के साथ रहना है, सुकून के साथ रहना है, विकास की बात करनी है और तरक्की और भाईचारे के साथ रहना है। आप छात्र राजनीति से आए और उसके बाद आप पहुंचे सीधे प्रदेश की राजनीति और उसके बाद कहीं ना कहीं देश में भी आपकी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में आप इतना रोल कैसे देखते हैं छात्र से लेकर यहाँ तक पहुंचने का? देखिए, मैं छात्र राजनीति में था। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। उसके बाद मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं कई दायित्वों पर रहा और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और मुझे हमारे एक समझ डेवलप करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आई तो मुझे जो फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी उर्दू भाषा समिति है उसमें भी काम करने का मौका मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में भी मुझे प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। तो हर जगह जो मुझे काम मिला, हमने तमाम युवाओं के बीच में रह के, अल्पसंख्यक समाज के बीच में रह के, सबके साथ एक टीम वर्क के साथ काम किया और आज तमाम कार्यकर्ताओं के स्नेह, आशीर्वाद और प्यार से और शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें ये मौका दिया है, निश्चित तौर पे ये हम इस मौके को एक दायित्व की तरह देखते हैं और पूरी ईमानदारी से मैं समाज के बीच में रह के वहाँ समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। अल्पसंख्यक समाज के लिए, युवाओं के लिए, अपने तमाम जो हमारे छात्र हैं उनके तरक्की के लिए
मैं निश्चित तो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करेंगे और हम सब मिलजुल के अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। ट्रिपल तलाक का मामला था, कहीं ना कहीं स्वागत किया बड़े लेवल पे, और अब अगर हम बात करें जो कॉमन सिविल कोड हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून, लगातार अब चर्चाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में भी, कैसे सोचते हैं आप, क्या लगता है आपको होना चाहिए? देखिए, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो समाज की जरूरतें भी परिवर्तित होती हैं और हम सबको भी उन जरूरतों को समझते हुए समय समय में अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हम सब सकारात्मक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ें और हमारी सरकार लगातार संवाद स्थापित करके ही किसी भी दिशा में आगे बढ़ती है और हमारा जो एजेंडा है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, समाज में एक तरक्की लाएं, हम इसी एजेंडे में पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। आपके परिवार के लोग हैं, मैं थोड़ा सा बात कर लूं बस, ज्यादा समय आपका नहीं दूंगा। परिवार के लोग जब आपको देखते हैं तो क्या समझाते हैं, क्योंकि आप तो उनके लिए बेटे ही हैं, जिम्मेदारी कैसे कहते हैं कि समाज में किस तरीके से, राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुंचे हैं, अब आगे आपको कैसे सांत्वना मिलता है, कैसे आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है? देखिए, मैं आज जो कुछ भी हूँ इसमें मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरे तमाम दोस्त, मेरे साथी कार्यकर्ता, इन सब का सहयोग नहीं मिलता तो निश्चित तौर पे मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। इन सब ने हमेशा मुझे सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया और जब मुझे ये मंत्री पद का दायित्व मिला तो सबने मुझसे यही कहा कि जो मुझे दायित्व मिला है मुझे ईमानदारी से अपने काम को करना है, अपने काम के प्रति ईमानदारी, यही मुझे सबने सिखाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने दोस्तों को, अपने हितैषियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो मुझे प्यार अभी तक दिया, जो आशीर्वाद दिया, जो सहयोग दिया, मैं इसी तरीके से समाज के बीच में पूरी ईमानदारी से रह के अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा, समाज के हित के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए काम करूंगा और सबके साथ मिलजुल के हम अपने प्रदेश को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी, आप हमसे बात करने के लिए और यूपी तक को समय देने के लिए। तो दानिश आजाद अंसारी साफ तौर से बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हुए मानना यही है कि अगर विकास हो सकता है मुसलमानों का तो असली विकास बीजेपी में ही हो सकता है, और कहीं ना कहीं विकास की राह पर अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है, जिसमें दानिश आजाद अंसारी का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। ऐसे में 2024 हो या आने वाले अन्य चुनाव, माइनॉरिटीज अब एक राह पर बीजेपी के साथ चलने को तैयार है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी।